हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम कंप्यूटर्स का एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि पहले एमसीक्यू सेट में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम अल्टरनेटिवली आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक दिन आपको स्टैटिस्टिक्स का एमसीक्यू सेट मिलेगा, दूसरे दिन आपको कंप्यूटर्स का एमसीक्यू सेट मिलेगा, ताकि साथ साथ दोनों सब्जेक्ट्स चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेट बिना कुछ बातें करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर। कौन से ऐसे अंग, कौन से ऐसे पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जिसको हम नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? ऑप्शन ए इज मेमोरी यूनिट, ऑप्शन बी इज डेटा बसेस, ऑप्शन सी इज कंट्रोल यूनिट एंड ऑप्शन डी इज प्रोसेसिंग यूनिट। अपना आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपने जो है कुछ सॉल्व वगैरह नहीं करना है। सो द करेक्ट आंसर इज नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। किसको कहते हैं? वो कंट्रोल यूनिट को कहते हैं, क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो है वो इंटरप्ट्स वगैरह को हैंडल करता है। जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, इसी तरह कंट्रोल यूनिट जो है वो सिग्नल्स को हैंडल करता है कंप्यूटर में, इसलिए इसको नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। वो मेटल केस या प्लास्टिक केस जो इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर को हैंडल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज सिस्टम यूनिट, ऑप्शन बी इज चॉइसेस, ऑप्शन सी इज सीपीयू, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, उस प्लास्टिक या मेटल केस को क्या कहते हैं जिसमें इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं? अपना ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। उसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, या यहाँ पे आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन उसको चॉइसेस नहीं, उसको चेसिस कहते हैं। चेसिस भी कहते हैं, या हम कभी कभी इसको टावर भी कहते हैं, लेकिन इन दो ऑप्शन में से यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सिस्टम यूनिट इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर इज। मदर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कंप्यूटर किन को कहते हैं? ऑप्शन ए आपके पास है ग्रेस हॉपर, ऑप्शन बी है एडा लोले, ऑप्शन सी मैडम लिंडसे, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। मैं आपको एक हिंट यहाँ पे दूं कि इनको हम कभी कभी मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स भी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 इज Grace Hopper. Grace Hopper is also considered as the mother of computer, mother of modern computer, और इन्हीं को हम कहते हैं mother of human readable computer। ये क्वेश्चन आपको मैंने इससे पहले भी बताया था जब हमने इससे पहले एमसीक्यू सेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग डिज़ाइन। ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले साल पीए में भी पूछा गया था, जिसमें एप्लीकेशंस में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो द क्वेश्चन इज, आपको बताना है कि एप्लीकेशन इनमें से इंजीनियरिंग डिज़ाइन में कंप्यूटर की कौन सी नहीं है। आपने पहले ये देखना है कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन में कौन कौन सी एप्लीकेशन है, और जो नहीं है उसने आपने सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए इज कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसको आप कहते हैं। ऑप्शन बी इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ऑप्शन सी इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी इज स्मार्ट वेपन्स, ऑप्शन ई इज नन ऑफ द अबव आंसर्स इज करेक्ट। इनमें से कोई भी जो है वो एप्लीकेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिज़ाइन में जो है जो नहीं है। ठीक है, आपने बताना है कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन की एप्लीकेशन कंप्यूटर्स की नहीं है। सो अगर आपने आंसर चूज़ किया है तो करेक्ट आंसर आपके पास जो है, देखिए कैड जो है ये भी हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसको, कंप्यूटर्स को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो स्मार्ट वेपन्स है ये भी कंप्यूटर्स की एप्लीकेशन है, लेकिन ये जो है ये मिलिट्री एप्लीकेशन है। याद रखें इस चीज़ को, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इट इज़ द मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इट्स नॉट द इंजीनियरिंग डिज़ाइन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, इंटरनल बस विच कनेक्ट्स इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड। वो इंटरनल बस जो इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स के, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज मेमोरी बस, ऑप्शन बी इज लोकल बस, ऑप्शन सी इज बैक साइड बस, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन ई इज ऑल ए बी एंड सी। इंटरनल बस का दूसरा नाम क्या है?
देखिए इसको हम कभी कभी मेमोरी बस भी कहते हैं, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, इसको हम कभी कभी लोकल बस भी कहते हैं। ऑप्शन सी, बैक साइड बस, नहीं इसको हम फ्रंट साइड बस कहते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। अभी तक 5 में से अगर आपके 3 करेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छे जा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट। आपने बताना है कि 4 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको मेमोरी का जो मॉडल पढ़ाया था, मैंने उसमें एक ट्रिक भी बताया था कि मैंने उसमें एक कश्मीरी ट्रिक बताई थी। इस तरह अगर आपको याद है, पाजी बिल गेट्स, ठीक है, इस तरह मैंने आपको एक बताया था एक ट्रिक, किस तरह से आप मेमोरीज को याद रखेंगे, मेमोरी यूनिट्स को। तो मैंने आपको बताया था एक बाइट जो हमारे पास होता है 1 किलो बाइट, ठीक है, 1 किलो बाइट में हमारे पास 1024 बाइट्स होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 4 किलो बाइट्स में हमारे पास कितने बाइट्स होते हैं। कभी कभी ऐसे बिल्कुल टिपिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां आपको कन्फ्यूजन होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी गलती करते हैं कि वो 4 जो है 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, किलो बाइट्स को वो 1000 से कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो 1000 के बराबर लेते हैं, लेकिन यहाँ किलो बाइट जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, याद रखें। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितने होंगे। अगर आपके पास 4 किलो बाइट्स है तो वो आपने सॉल्व करना है। अगर आपने अभी तक ये सॉल्व किया है तो मैं आपको बता दूं, इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि आपको 4 से को मल्टीप्लाई करना है 1024 से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स। तो ये आपके पास बन जाता है 4096 बाइट्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। विच काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर किस तरह की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। ऑप्शन ए इज नॉर्मल लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन सी इज असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज हाई लेवल लैंग्वेज। किस तरह की लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं, जो आप चाहे वही हो ऐसा मुमकिन नहीं है हर बार, ठीक है, जो हम कहे वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। जो एग्जामिनर को अच्छा लगे वही पूछेगा, ये नहीं है कि वो आपके जहन से देख आपको आपके जहन को देख के क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास 3 तरह की लैंग्वेज होती है। एक होती है हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा हमारे पास रहता है असेंबली लेवल लैंग्वेज, जिसको हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं, कभी कभी हम इसको नेमोनिक्स भी कहते हैं। याद अगर आप लोगों को है, अगर भूल गए हो तो इस चीज़ को रिवाइज करें जल्द से जल्द, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया था, तीसरी तरह की लैंग्वेज हमारे पास जो कंप्यूटर्स में होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हम कभी कभी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज भी कहते हैं, या कभी कभी हम इसको इंग्लिश लाइक लैंग्वेज भी कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है ये यहाँ आपके ऑप्शंस में है ही नहीं, ठीक है। ये जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम जो है वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। याद रखें आप ये चीज़, कंप्यूटर लैंग्वेज। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपने सही किया ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो इसको याद रखें, अगली बार अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। आपके पास सीपीयू के इंटरनल कंपोनेंट्स मैंने पढ़ाए, मैंने आपको रजिस्टर्स पढ़ाए, मैंने आपको रजिस्टर्स के बाद ये भी बताया कि हमारे पास मेमोरी किस तरह की होती है, और रजिस्टर्स भी किस तरह, जो भी हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स किस तरह के होती हैं हमारे पास। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू कौन सा नहीं है, यानी कि उसको अगर हम रिमूव भी करें तब भी आपका कंप्यूटर अच्छी तरह से चल सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज कंट्रोल सीक्वेंसर, ऑप्शन बी इज एमडीआर, ठीक है, ऑप्शन सी इज एमएआर, ऑप्शन डी इज फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन एमडीआर का मैं फुल फॉर्म आपको बता दूं, एमडीआर का फुल फॉर्म है मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है, डेटा रजिस्टर्स। एमएआर का फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर।
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये रजिस्टर स्टोर करता है एड्रेस जिस इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। डेटा रजिस्टर क्या करता है, उस डेटा को स्टोर करते हैं जो इंस्ट्रक्शन का डेटा होता है। अब आपको मैं बता दूं कि मैंने आपको रजिस्टर्स इस तरह से समझाया था, क्या क्या काम करते हैं रजिस्टर्स, वो चीज़ मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वहाँ उस लेक्चर में जाइए, वो लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है कि मेमोरी जब मैंने पढ़ाया था उसमें एक भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं रहा था। अगर आप अभी भूल रहे हो तो आप लोगों की गलती है, वापस जाके उस लेक्चर को देख के एक बार रिवाइज करें। देखिए कंट्रोल सीक्वेंसर हमारा जो है ये सीक्वेंस में लाता है कंट्रोल्स को। जो भी आपके पास इंटरप्ट्स आते हैं, कौन से इंटरप्ट को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन से इंटरप्ट को बाद में एग्जीक्यूट करना है, ये कंट्रोल सीक्वेंसर का काम होता है। तो ये आपका सीपीयू का पार्ट है। इसके बाद एमडीआर और एमएआर जो भी रजिस्टर्स हमारे पास होते हैं, ये रजिस्टर सीपीयू में रहते हैं। दीज आर पार्ट वेरी पार्ट ऑफ सीपीयू। तो ये सीपीयू से बाहर रह ही नहीं सकते, क्योंकि सीपीयू उनके बगैर काम कर ही नहीं सकता है। इसके बाद आपके पास रहता है फ्लॉपी डिस्क। ये मैंने आपको बताया था, ये आपके पास जो है रैंडम मेमोरी है और इसकी जो कैपेसिटी है कुछ एमबीज में ही होती है। ठीक है, 1 to 2 एमबीज की कैपेसिटी होती है, ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं होती है। ये आपके पास एक एक्सटर्नल डिवाइस है, इसको आप बाहर भी निकाल सकते हैं कभी। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, फ्लॉपी डिस्क। इट्स नॉट इंटरनल पार्ट ऑफ द सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। विच ऑफ द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, आपने बताना है 5 इंपॉर्टेंट या मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में कौन है, यानी कि अगर वो ना हो उसके बगैर ये कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। देखिए सीपीयू, सीडी रोम, माउस है, कीबोर्ड है। देखिए माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, अगर ये ना भी हो तब भी आपका कंप्यूटर काम करेगा। इसी तरह यहाँ पे वीडियो कार्ड है, ये तब भी काम करेगा। अब आपने इसी तरह से ये बताना है मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, जिसमें हमारे पास पांचों जो कंपोनेंट्स है वो मेन कंपोनेंट्स है, उसके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मैं बता दूं आपको कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देखें सीपीयू इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है। मेमोरी जो है टेम्पररी मेमोरी, ये बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए, कोई भी काम करने के लिए, तो ये भी ज़रूरी है। सिस्टम बस, जहाँ पे हमारे कंट्रोल्स एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र होते हैं बस के थ्रू, सिस्टम बस के थ्रू, तो ये ज़रूरी है। इसी तरह इनपुट और आउटपुट भी ज़रूरी है। मैंने आपको आईपॉस पढ़ाया था, अगर आपको याद है, इनपुट, ठीक है, प्रोसेसर, आउटपुट एंड स्टोरेज यानी कि मेमोरी। इसी में एक और चीज़ आती है, वो है सिस्टम बस। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है तो सिस्टम बस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन जो बनता है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत बार पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर आईटी इक्विपमेंट्स। अगर आईटी इक्विपमेंट्स में कभी भी आग वगैरह लग जाती है तो उसको हम किस तरह से बुझाएं, उसके लिए बेहतरीन फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए ड्राई पाउडर, ऑप्शन बी इज ब्रोमोक्लोराइड, ऑप्शन सी इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इज वाटर। अगर आईटी इक्विपमेंट्स में अगर वाटर वगैरह यूज़ करेंगे तो वो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस है बाद में। तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करेंगे अगर आईटी इक्विपमेंट्स में कभी आग लगती है तो। ठीक है, अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपके पास चारों ऑप्शन पड़े हुए हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज़ करते हैं आईटी इक्विपमेंट्स में, अगर कभी भी आग वगैरह लग जाती है तो वो आग बुझाने के लिए हम एज ए फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास यूनिवैक इज। आपने यूनिवैक की फुल फॉर्म बतानी है। यूनिवैक अगर आपको याद है, दिस वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल जो बनाया गया था। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। ठीक है, तो 1951 में इसको बनाया गया था। इकर्ट एंड मॉचली ने इसको बनाया था, अगर आपको याद हो। तो इतना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया है, तो आपने इसका फुल फॉर्म बताना है। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए इट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी इट इज़ यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन सी इट इज़ यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी इट इज़ अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है यूनिवैक की फुल फॉर्म। दिस वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर which was being made in 1951 by Eckert and Moseley। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। which are
वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वाल्व्स? जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं उन्हें कभी कभी वाल्व्स भी क्यों कहते हैं? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स से इस कंप्यूटर का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, ठीक है। इनको कभी कभी वाल्व्स भी कहते हैं, ठीक है। इन वैक्यूम ट्यूब्स को क्यों कहते हैं वाल्व्स? आपके पास ऑप्शंस है। बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी, बिकॉज दे कैन स्टॉप एंड अलो द फ्लो ऑफ करंट। सी, बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर आपने सही ऑप्शन चुना है तो मैं आपको बता दूं, ये जो हम कहते हैं बिकॉज दे एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स एंड मेक देम स्ट्रांग, तो ये बिल्कुल गलत बात है। उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर कहते हैं, या कभी कभी उसको हम रेक्टिफायर भी कहते हैं। जो रेक्टिफाई करता है अपने सिग्नल को या एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिकॉज दे कैन स्टॉप। वाल्व उसको कहते हैं जो किसी चीज़ को रोक लेता है या किसी चीज़ को अलो करता है, ठीक है, उसको हम वाल्व कहते हैं। इसलिए वैक्यूम ट्यूब्स को कभी कभी वाल्व्स भी कहते हैं, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलो द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? हमारे पास अलग अलग तरह की इंटीग्रेटेड चिप्स है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वी आर यूजिंग इट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस हम इनमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडक्टर्स हो, कैपेसिटर्स हो, ठीक है, इनका इस्तेमाल, ट्रांजिस्टर्स हो, इस्तेमाल करते हैं हम किसी चिप में, उससे हम इंटीग्रेटेड चिप कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में पहली बार इंटीग्रेटेड चिप्स इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो थी उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए गए थे। सेकंड जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया गया था? सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स इस्तेमाल किए गए, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चिप्स थर्ड जनरेशन में इस्तेमाल किए गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि थर्ड जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड चिप्स इस्तेमाल किए गए थे वो किस लेवल के इंटीग्रेटेड चिप्स थे? एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी इज एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी इज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। कौन से इंटीग्रेटेड चिप्स इस्तेमाल किए गए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में? ठीक है, अगर आपने आंसर किया है इसको तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड जनरेशन जो हमने इस्तेमाल किया था कंप्यूटर्स का, उसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यूज़ किया गया था और उसमें मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इस्तेमाल किया गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्थ जनरेशन में कौन से इंटीग्रेटेड चिप्स इस्तेमाल किए गए, तो उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स इस्तेमाल किए गए थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि फिफ्थ जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें करोड़ों या मिलियंस की तादाद में जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं इन चिप्स में। ठीक, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। साथ साथ ऑप्शन आप आंसर्स भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुंच गए। 13 में से अगर आपने 10 करेक्ट किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप रिविजन्स कर सकते हैं। और अगर 10 से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट ए माइक्रो कंप्यूटर एज ए पर्सनल कंप्यूटर वाज। ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने पहली बार माइक्रो कंप्यूटर को एज ए पर्सनल कंप्यूटर बनाया था? यानी कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे, आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जो है उसको बिजनेस यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, ठीक है। जैसे हमारे पास जैकर्स लोम वगैरह थे, वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसी एक कंपनी वजूद में आई जिन्होंने माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर्स बना दिया, यानी कि आप इनको अपने साथ लेके जा सकते थे, आपको इनको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। कौन सी कंपनी थी वो? ठीक है, ऑप्शन ए इज IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी इज सुपर यूनिवैक, ऑप्शन सी इज रेडियो शैक्स, ऑप्शन डी इज डेटा जनरल कॉर्पोरेशन। आपने बताना है वो कौन सी कंपनी थी जिसने पहली बार पर्सनल कंप्यूटर्स को वजूद में लाया। इस तरह से भी आप कह सकते हैं, कौन सी कंपनी थी वो। अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वेल एंड गुड। तो मैं आपको बता दूं कि वो ना ही IBM थी, ना ही सुपर यूनिवैक थी, ना ही डेटा जनरल कॉर्पोरेशन थी, वो थी रेडियो शैक्स। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज़ रेडियो, ठीक है,
इट इज़ रेडियो शैक्स, SHACKS, ठीक है। रेडियो शैक्स इज द कंपनी which is the firm which first time mass marketed the microcomputers as personal computer। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विच इज रेडियो शैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन। आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको आप CPU कहते हैं, जिसको आप हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, वो कहाँ लोकेट होता है, किधर होता है वो? ऑप्शन ए इट इज़ इन हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी इट्स इन सिस्टम यूनिट, ऑप्शन सी इट इज़ ए मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी इट्स इन मॉनिटर। मुझे बता दें कि कहाँ पे होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, किस डिवाइस में रहता है ये? क्या ये हार्ड डिस्क में रहता है, सिस्टम यूनिट में, मेमोरी यूनिट या मॉनिटर में रहता है? आपने अगर ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं बता दूं, ना ही ये मॉनिटर में रहता है, मॉनिटर आपके डिस्प्ले करता है आपके आउटपुट को, और ना ही मेमोरी यूनिट में ही रहता है, और ना ही ये आपके हार्ड डिस्क में रहता है। ये अगर रहता है, ये सिस्टम यूनिट में रहता है, जिसका नाम, दूसरा नाम मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया था, उसको हम चेसिस भी कहते हैं या उसको हम टावर कहते हैं। इसके अंदर आपका CPU रहता है। क्लियर? तो ये थे 15 क्वेश्चन, 15 में से 13 किए आपने, तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कम आ रहे हैं तो आपको जो है दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी रिवाइज़ कर लीजिए, जितना हो सके इतने ज़्यादा रिविजन्स कर लीजिए। अभी एग्ज़ाम नहीं आया, अभी भी नहीं आया, लेकिन जो ही आया तब आप फिर जो है हाथ मलते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं बनता है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नेक्स्ट जो कंप्यूटर का MCQ सेट आ जाएगा, वो आ जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। इसको आप रिवाइज करें, ये आपको सुमित सर ने पढ़ाया हुआ है, लेकिन इसका MCQ सेट मेल लेके आऊँगा। और ये भी ज़रूरी है कि आप इसका जो है रिवीजन इस तरह से करें जिस तरह से मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। और एक चीज़ ये मैं बताऊँ कि 1 अगस्त को आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट ले रहा है ऑलिव बोर्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम, जो टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसी है जो कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। उस मॉक टेस्ट को आप ना छोड़ें, ठीक है, उसको आप मिस ना करें। और एक बात, स्टैटिस्टिक्स जो है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताया है वो है डेटा कलेक्शन, ठीक है, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। ये आपके सिलेबस में इस पे आ जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट MCQ सेट। और कंप्यूटर्स के लिए आप याद रखें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखें। और एक चीज़ ये बताऊं मैं आप लोगों को कि प्लीज़ एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स कर ले। अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, एग्जाम्स बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं। चलिए यहीं पे आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा। टेक केयर, बाय।